तो तुम्हारे पास कोई भी तरह की बॉडी हो सकती है, 2D 3D 1D, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो पैरेलल एक्सेस है, एक सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, मैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ले रहा हूँ, और एक पॉइंट पी से जा रहा है, वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है। दो एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल ले लिया मैंने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा? dm इंटू r1 का स्क्वायर, है ना। ध्यान दो कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये लगेगा। मान लो तुम्हारा एक्सिस तो ऐसा है ना, तो अगर dm इस प्लेन में होने की जगह कहीं और होता तो भी r1 ही आता, है ना, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं हम। करेक्ट, तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लगेगा। अब अगर मैं इसके अबाउट ले रहा हूँ, पी पॉइंट वाला जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना लिखना होगा? dm इंटू r2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा r1 के टर्म्स में r2 को, तो क्या लिखें? dm इंटू r2 को क्या लिखेंगे? क्या? r1 माइनस डी ना। ठीक है, तो r2 हो जाएगा r1 माइनस डी। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे क्या दे रहा है? dm इंटू r1 स्क्वायर। एक और टर्म क्या देगा? dm इंटू डी स्क्वायर। और एक और टर्म क्या देगा? ऐसा देगा, करेक्ट। इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है? यही है। सेकेंड टर्म क्या है? डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। डी क्या है? दोनों एक्सिस के बीच में है, इस पार्टिकल पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा वो, तो वो कांस्टेंट वो बाहर आ गया, तो इसका इंटीग्रल सिर्फ m हो गया। और थर्ड टर्म का क्या होगा? उसमें भी डी बाहर आ जाएगा, तो 2d बाहर आ गया, डॉट इंटीग्रल ऑफ dm इंटू r1। इंटीग्रल ऑफ dm इंटू r1 कैसे, क्या लिखें उसको? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, लेकिन किसके फ्रेम से? r1 किसके फ्रेम से मेजर किया गया है ना। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? जीरो पर, है ना। करेक्ट, हाँ। नहीं, वहां पर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है ना। r1 मैंने कहाँ से लिया? तो कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? थोड़ा उलझ गया दिमाग में, ठीक है, थोड़ा सा सुलझाता हूँ इसको बैठ के। तो ये हो जाता है जीरो, इसलिए इतना ही आता है, और रिजल्ट तो यार पता है मुझे। लिखो तब तक।
देखो मैंने कुछ कुछ किया तो बहुत गंदा किया, लेकिन उसके बाद बहुत सिंपल चीज़ है वो, इतनी मेहनत के बाद वो क्लिक हुआ। क्या हो रहा है कि मान लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है, ये सपोज जेड एक्सिस है, सपोज कि जो एक्सिस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो जेड एक्सिस है, एक्स और वाई ऐसा कुछ होगा, इस प्लेन में कुछ होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर तुम कुछ ले लेते हो, मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया। अब अगर तुम्हारा एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो जेड कोऑर्डिनेट पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, इस पार्टिकल का एसेंशियली सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, है ना। तो जो हमने ये आर यूज किया है वो बेसिकली सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जेड कोऑर्डिनेट यूज नहीं किया। तो ये जो मुझे बताएगा वो ये बताएगा कि इस प्लेन में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, जेड कोऑर्डिनेट को एक्सक्लूड करके बताएगा बस, बट वो भी तो जीरो ही आएगा ना। ये जो मुझे बता रहा है वो जेड कोऑर्डिनेट को एक्सक्लूड कर दे रहा है ना, क्योंकि आर मैंने इसमें ले लिया ना, सीधा वाला ले लिया डिस्टेंस, है ना। एक्चुअली आर ऐसा हो सकता था जिसका एक ये वाला पार्ट जो होता है वो जेड होता, है ना। मैं उसका ये कंपोनेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ये कंपोनेंट ले रहे हैं, मतलब हम जेड कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर तुम ये R1 पूरा किसी पार्टिकल के पूरे कोऑर्डिनेट्स को, पूरे पोजीशन वेक्टर को डिनोट नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्लेन में डिनोट कर रहा है, प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है सिर्फ, तब भी तो उसका इंटीग्रल जीरो आएगा ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो तुम जेड कोऑर्डिनेट को एक्सक्लूड भी कर दोगे तो एक्स और वाई तो जीरो जीरो आएगा ना। और पूरा मैथमेटिक्स उधर किया है मैंने, ठीक है। वो अच्छा नहीं था, बहुत बुरा दिख रहा है, ठीक है। चलो मैं उधर ही आगे कर देता हूँ। हाँ बोलो। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लो जो R1 था उसकी जगह मैं एक क्या ले लूँ, रिप्लेस ही कर लेता हूँ ना। R1 है प्लेन में, उसको मैं जो एक्चुअल पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं R1 ले लेता हूँ, R1 एंड R2, ठीक है। तो जो R1 होगा विल बी R1 माइनस उसका Z कोऑर्डिनेट, करेक्ट। और R2 सॉरी R2 जो होगा विल बी R2 माइनस उसका Z कोऑर्डिनेट जो भी होगा, Z तो सेम ही होगा दोनों का, है ना। कोई भी पार्टिकल लोगे तो दोनों पॉइंट से देखने पर Z कोऑर्डिनेट तो बराबर ही आएगा, तो Z कोऑर्डिनेट बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं क्या करूँ नेक्स्ट, वहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो R1 की जगह क्या हो जाएगा, वो तो ठीक ही लिखा है मैंने ना, किसमें फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली इन दोनों में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं जब लिखूंगा तो आर क्या था, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस डी है ना। तो अगर मैं इसको इनके टर्म्स में लिख दूँ तो भी चलेगा ना, R2 वेक्टर माइनस इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि ये तो बराबर ही है। मैंने दोनों साइड जेड की का सब्ट्रैक्ट किया है बस, है ना। तो इसके टर्म्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं लिखना क्या था, ICM लिखता हूँ तो आ जाएगा TM, और ये R1 मतलब इतना, है ना, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर एक्सिस है। हाँ हाँ। तो डी मतलब जेड एक्सिस में है, ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो DM इंटू यही होगा R1, ठीक है।
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें? ये प्रॉब्लम होता है, कहाँ से पहुँचे? R1 इस प्लेन में है ना, R1 कैपिटल R1 जो है वो प्लेन के बाहर है। हाँ, तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तब तो सिर्फ R1 ही लिखूंगा, है ना? और आई पी विल बी इनटू R2 स्क्वायर हो जाएगा। R2 की जगह मैं ये पुट करूं क्या? ये वाला सुनो। नहीं मतलब कैपिटल R1 R2 में बनाना चाहिए, किस में बनाना चाहिए? ये तो मैं पुट करूंगा ही। मुझे इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ज़ीरो प्रूव करना चाहता हूँ, तो ज़ीरो तो इससे प्रूव करना पड़ेगा ना, हाँ इसलिए तो डी एम इंटू R2 को ही मैं लिख देता हूँ इतना, ठीक है? और फिर मैं लिखूंगा डी एस R2 को यहाँ से, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। इसको मैं एक साथ ही रखूंगा, ठीक है? करेक्ट है ना? R2 को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, बाकी Z जैसा था वैसे ही छोड़ा। अब ये जो है इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। D क्यों लिखा मैंने, लेकिन Z होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए था उसको? हाँ नहीं नहीं ठीक है, Z अलग है, Z अलग है। तो ये हो जाएगा प्लस डी एम जेड स्क्वायर, एक आ जाएगा अलग ना, नहीं Z स्क्वायर नहीं होगा ना, नहीं R1 और Z को साथ में रखना था। हाँ 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 हाँ, तो टी एम R1 माइनस, क्योंकि ICM भी तो उसके टर्म्स में ही आएगा ना, ये तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ Z के प्लस स्क्वायर प्लस टी एम इंटू डी स्क्वायर एक हो जाएगा, एक माइनस 2 टी एम, और क्या होगा तीसरा वाला, R1 माइनस दिस डॉट, नहीं कैसा होगा, R1 माइनस Z Z, हाँ वो उल्टा हो गया फिर से, डॉट डी Z के कैप। तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, है ना, ये पार्ट हटा दो, इसको देखना है बेसिकली हमें, है ना? तो डी एम R1 माइनस डी एम Z के कैप, यही आएगा दोनों इंटीग्रल, है ना? अब ये तो ज़ीरो है, अब तो ये हो गया ना ज़ीरो, अब तो 3D में था ये, तो ये ज़ीरो हो गया। ये क्या दे रहा है, सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट, अच्छा है ना? वो भी तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है है ना? तो देख रहा इस सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट ऐसे ही फाइंड करते थे, dmz अपॉन जो भी है। हाँ, तो ये तो चलो कुछ नहीं है, तो नॉन ज़ीरो ही आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा ही ना। चलो, और ये रिकॉर्डिंग ऑन है तब से, ठीक है, आ गया होगा अब तक तो। फर्स्ट का क्या आया,
ए डैश ये डिराइव किया था, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। क्या था इसका आंसर? ml²/12 है ना। अब इसको यूज करेंगे तो बी डैश कितना आएगा? कौन सा थ्योरम लगाओगे? पैरेलल वाला लगा देंगे, करेक्ट। कैसे लगेगा पैरेलल वाला? ये और ये है ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये किसी और जगह से पास कर रहा है लेकिन पैरेलल है, तो इसमें यही थ्योरम लगेगा। क्या होता है थ्योरम? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस कौन सा है? ए डैश प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? L/2। तो ये तो ml²/12 था, प्लस ये कितना है? ml²/4 है। कितना हुआ टोटल? ml²/3 है। सी ये कौन सा है? हाँ ये भी पैरेलल है इसके, तो इसमें पैरेलल एक्सेस किससे लगाओगे? इससे कि इससे? सेंटर वाले से लगाना पड़ता है ना, तो सेंटर ऑफ मास वाले से लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? आई सी सी डैश इज इक्वल टू आई ए डैश, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस है ये, प्लस मास इंटू कितना डिस्टेंस दोनों एक्सेस के बीच में? L/6। कितना आएगा? ml²/12 प्लस ml²/36। कितना होगा टोटल? ml²/9। डी उसका क्या है? तो बताओ मेरे पास सपोज यहाँ पर बहुत सारे एक्सेस हैं एक दूसरे के पैरेलल, सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? यहाँ पर ऐसा इसके पैरेलल, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल बहुत सारे एक्सेस हैं, सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा रॉड का? यही होगा ना सबसे छोटा। कोई भी और एक्सेस लोगे तो कुछ ऐड ही होगा ना, पॉजिटिव नंबर। तो सबसे छोटा किसके अबाउट होगा? जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और अगर कोई एक्सेस सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है तो फिर जो उसके क्लोजेस्ट है ना, उसका सबसे मतलब डी की वैल्यू जिसमें सबसे छोटी है, जीरो हो सकती है, जीरो अगर नहीं है अवेलेबल तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ले लेंगे। डी कितना होगा ये भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन में था, है ना। जीरो लिखाया गया था ना कि एक्सेस अगर रॉड के लॉन्ग हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगी। और ई में क्या होगा? तो इसमें पैरेलल एक्सेस लगेगा क्या? कहां से लगेगा? इसके साथ ये पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आई ई डैश इज इक्वल टू आई डी डी डैश प्लस मास इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सेस के बीच में? L/2। कितना हो गया टोटल? ml²/4 ही हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है। क्या इसको फाइंड करने का कोई और तरीका है? हाँ बराबर ही है, तो इसलिए पॉइंट मास की तरह हो गया वो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि रॉड के हर पार्टिकल का डिस्टेंस ई डैश से बराबर ही है, L/2 ही है। नेक्स्ट एक यूनिफॉर्म रिंग है, मास m, रेडियस r, इसके सेंटर से एक एक्सेस ऐसा है परपेंडिकुलर है, जिसको मैं दोनों लेटर साथ में लिख के दिखा रहा हूं, तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है सेंटर से। ये ए डैश है, एक डायमीटर है, ये बी डैश है, फिर एक और क्या करूं, एक यहाँ से टेंजेंट ले लेता हूँ,
एक यहां से परपेंडिकुलर टू प्लेट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें फर्स्ट वाला गिवन है, वो मतलब डिराइव किया था, वहां से ले सकते हो, बाकी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो किया हुआ है। फर्स्ट क्या होगा, एम आर स्क्वायर। सेकेंड का कैसे करोगे, तो इसका हमें पता है, इसका फाइंड करना है। दोनों एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और एक्सेस बना लेता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर है। मैं एक ऐसा एक्सेस बना लेता हूं। ठीक है, अब ये एक्सेस और ये एक्सेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये और ये एक्स और वाई माना जा सकता है, इन दोनों को प्लेन में है दोनों, और जेड एक्सेस ऐसा हो जाएगा। अब मुझे जेड एक्सेस का पता है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। एक्स एक्सेस का नहीं पता, वाई एक्सेस का नहीं पता, लेकिन दोनों तो डायमीटर है, तो दोनों का बराबर ही आएगा, है ना। तो मतलब इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी बी डैश मान लो, तो इसका भी उतना ही होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सिमेट्री यूज कर रहे हैं हम। तो आई बी बी डैश प्लस, इसको भी उतना ही मान लिया जाए, दोनों डायमीटर है इसलिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए डैश। ए डैश जेड एक्सिस में है, तो कितना आ गया ये, इसका आधा, मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू। ये भी याद रखना चाहिए, किसी रिंग का डायमीटर के अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सी तो आसान है, इसका इसके साथ कर लेंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रहा है। तो आई सी सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बी बी डैश प्लस मास इंटू डिस्टेंस कितना है, आर ही है, कितना आएगा, 3 mr² बाई 2। अब क्या बचा, इसको कैसे करोगे, इसके पैरेलल, है ना। और अब दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, इसको y, इसको x, इसको z लेके भी कर सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो इसका x ये फाइंड किया हमने, 3 mr²/2। ये y इसका पहले से पता है, इतना ही होगा, mr²/2। इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस से, वैसे भी कर सकते हैं। तो आई डी डी डैश मैं पैरेलल से ही करता हूँ, आई ए डैश प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आर है। तो आई ए डैश कितना हो गया, कितना था, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ गया, 2 mr²। ऐसा ही होता अगर डिस्क होता, है ना, डिस्क में ये हो जाता है mr²/2, तो ये कितना होता है, mr²/4 होता है। ये एक स्क्वायर फ्रेम है, इसमें सिर्फ 4 रॉड्स हैं, बीच में कोई एरिया नहीं है, मास नहीं है इसमें।
ए डैश का सेंटर से परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बी डैश इसका ऐसा है, ठीक है, दो साइड्स के, दो रॉड्स के पैरेलल, सी डैश एक डायगोनल है, डी डैश इसी प्लेन में एक एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, और एक और एक्सिस है वो डी डैश, ई डैश यहाँ बना लेता हूँ, एक रॉड के अलॉन्ग है, और एफ डैश परपेंडिकुलर टू प्लेन एक वर्टेक्स से। फर्स्ट का कितना आया, 4/3 ml²। कोई भी एक रॉड ले लो, ये रॉड ले लो सपोज, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये बाहर है रॉड के, तो नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल रॉड के सेंटर से एक एक्सिस लेना पड़ेगा, है ना, इसके अबाउट इस रॉड का कितना होगा, ml²/12, ml²/12। अब इसी का इसके अबाउट फाइंड करना है, तो क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, तो ml²/12 तो ऑलरेडी था, इसके अबाउट प्लस कितना करना पड़ा, ये l/2 ही डिस्टेंस होगा ना, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर, विच इज कितना, ml²/3 हो गया ना। अब सारे रॉड्स का वैसे ही होगा, इसका भी ml²/12 प्लस ml²/4, ml²/12 प्लस ml²/4, ml²/12 प्लस ml²/4, तो सबका इतना ही आएगा, तो इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, 4 टाइम्स ml²/3, 4 रॉड्स हैं इसलिए, और सबका बराबर ही होगा। अब बी में कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, तो बी में कैसे किया, क्या किया, परपेंडिकुलर एक्सेस लगा दिया, तो परपेंडिकुलर एक्सेस लगा देते हैं, अब जो एक्सेस मुझे
दिया हुआ है बी बी डैश, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं तो ऐसा एक्सिस होगा, दोनों एक जैसा है, ये दो रॉड्स के पैरेलल सेंटर से पास कर रहा है, ये भी दो रॉड्स के पैरेलल सेंटर से पास कर रहा है, आइडेंटिकल, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आना चाहिए, है ना। और अगर इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लें, जेड एक्सिस हो जाएगा, तो इसका और इसका सम क्या हो जाना चाहिए, इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, आई बी बी डैश प्लस ये भी आई बी बी डैश इज इक्वल टू आई ए ए डैश, तो इससे आई बी बी डैश आ जाएगा आधा। इसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ सिमेट्री भी यूज किया है। सी, इसमें क्या आएगा, सेम आएगा। सी में फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सी सी डैश एक डायगोनल है, उसका परपेंडिकुलर भी एक डायगोनल होगा ना, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो मैं अगर ऐसा एक डायगोनल बना लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसमें इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब अगेन दोनों है तो डायगोनल से, तो बराबर ही आएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस और सिमेट्री इसमें भी लग जाएगी। तो आई सी सी डैश एक डायगोनल प्लस दूसरा डायगोनल इज इक्वल टू अगेन आई जेड विच इज आई ए ए डैश। और डी में क्या आएगा, सेम ही होगा। तो आई डी डी डैश प्लस, अब इसके भी परपेंडिकुलर एक बना सकते हो, है ना, इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। इसका परपेंडिकुलर बनाओगे, बहुत गंदा हो गया है, इतना सारा बन गया इसमें, बट इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब देखोगे तो ये जिस तरह से यहाँ कट कर रहा है उसी तरह से यहाँ कट करेगा, उसी तरह से यहाँ कट करेगा, उसी तरह से यहाँ कट करेगा, हर जगह। तो दोनों एक्सेस फिर से एक जैसे हो गए स्क्वायर के लिए। रेक्टेंगल होता तो मैं बी और डी, बी तो क्या है बी वाला, हाँ बी तो फिर भी हो सकता था ना, नहीं होता, सी और डी नहीं कर पाते हम, अगर ये रेक्टेंगल होता नहीं कर पाते सी और डी, क्योंकि परपेंडिकुलर होता ही नहीं दोनों डायगोनल, है ना। तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, और अगर लगाना चाहते तो फिर सिमेट्री का लॉस हो जाता है, एक डायगोनल होता दूसरा होता ही नहीं। तो स्क्वायर के लिए स्पेशली देखोगे तो सेंटर से पास करने वाला कोई भी एक्सिस हो इसके प्लेन में, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, स्क्वायर प्लेट हो या जैसे यहाँ दिया है स्क्वायर फ्रेम, दोनों के लिए। तो आई डी डी डैश प्लस उसके परपेंडिकुलर अगर मैंने बनाया तो भी बराबर ही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू आई ए ए डैश। ई, अब तो ये दोनों इजी हैं। ई क्या है, क्या करोगे, चारों का अलग अलग करना है, क्या बात कर रहे हो, इसके साथ पैरेलल नहीं हो जाएगा, ये वाला जो ये था,
बीबी डैश है ना, ये बीबी डैश ही तो था ना, ये दोनों का तो इक्वल ही था, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा ई डैश, है ना, कर सकते हैं। तो आई ई डैश पैरेलल एक्सिस से हो जाएगा, क्या करोगे, कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब तुम पैरेलल एक्सिस लगा रहे हो तो एक रॉड के लिए लगा नहीं रहे हो, एक रॉड के लिए यहाँ लगाया था, है ना, एक रॉड के लिए जब लगाया था तो एम मास लिया था, यहाँ हम एक रॉड के लिए नहीं लगा रहे हैं, पूरे फ्रेम के लिए लगा रहे हैं, तो मास पूरे फ्रेम का लेना पड़ेगा, 4m हो जाएगा। तो आई सी एम मतलब ये वाला जो एक्सेस था, इसमें मैंने ऑलरेडी फाइंड किया था, वो बीबी रेस्ट के बराबर आया था, वो था 2ml²/3 प्लस दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस है तो l/2, तो l/2 लिया उसका स्क्वायर, लेकिन मास 4m लेना पड़ा है क्योंकि मैंने पूरे फ्रेम के लिए लगाया है, तो ml² हो गया विच इज 5ml²/3। और f, अब तो f हो जाएगा, है ना, तो कोई डाउट उसमें होना ही नहीं चाहिए। एफ डैश का भी पैरेलल एक्सेस हो जाएगा ना ए डैश के साथ, प्लस मास 4m इंटू डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों एक्सेस के बीच में, l/√2 होगा क्या, ए डैश और एफ डैश के बीच में डिस्टेंस l/√2 होगा, ये आया था 4ml²/3 प्लस ये हो जाएगा 2ml², 10ml²/3, इसका डबल आया, क्यों आया इसका डबल, हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ रहा है वो, है ना, क्योंकि ये जो साइड है इसके अबाउट कितना आया 5ml²/3, तो इस साइड के अबाउट उतना ही आएगा, इस साइड के अबाउट उतना ही आएगा, तो इसका 5ml²/3, इसका 5ml²/3, जेड एक्सेस ये है, ऐड हो गया 10ml²/3।
हो गया? कितना आया? कितना आया? सबका अलग अलग होगा मतलब? अलग अलग आ गया। अच्छा, आ गया है, गुड। हमारा कितना है? वो करेक्ट है। हाँ, वो करेक्ट। करेक्ट है। डिस्टेंस फाइंड करो दोनों एक्सेस के बीच में। हाँ, डायगोनल का हाफ ही होगा ना डिस्टेंस। 45 डिग्री है ना? सेवन बाई 12। ठीक है। एक स्क्वायर के कौन से एक्सिस के अबाउट डिराइव किया था हमने? डिराइव तो रेक्टेंगल का किया था, बट उससे फिर स्क्वायर का लिखा था। तो स्क्वायर के कौन से एक्सिस के लिए लिखा था? ऐसा वाला एक्सिस है ना? कितना था इसका? ml²/12 था। तो मान लो ये दोनों x और y है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा था I(x) इज इक्वल टू I(y) इज इक्वल टू कितना? ml²/12 फॉर ए स्क्वायर प्लेट, है ना? ये लिखा था डेरिवेशन के टाइम पर। अब z एक्सिस का कितना होगा? दोनों का सम, मतलब ml²/6। z एक्सिस कैसा है? ऐसा है। अब यहां से क्या करना चाहोगे? वापस डायगोनल पर जाना चाहोगे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेंटर से कोई भी एक्सिस पास करे, कैसा भी एक्सिस हो, उसका बराबर ही होता है। तो अगर इसका ml²/12 है तो इसका भी ml²/12 ही होगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डायगोनल का। बट अगर प्रॉपर मेथड दिखाना है तो फिर ये करना पड़ेगा हमें कि एक डायगोनल यहाँ ले लिया, एक डायगोनल यहाँ ले लिया, फिर हम कहेंगे कि इसको x' ले लो और इसको y' ले लो। फिर हम कहेंगे कि इन दोनों का भी बराबर होगा, और उन दोनों का सम भी क्या होगा? z एक्सिस के बराबर होगा। z एक्सिस तो सेम ही है। तो I(x' प्लस I(y') इज इक्वल टू, अगेन क्या हो जाएगा? IZ विच इज इक्वल टू ml²/6, और I(x') और दोनों बराबर ही होंगे।
क्योंकि दोनों डायगोनल है तो वापस क्या आ गया ml²/12। तो इसका आ गया ml²/12। अब इससे पैरेलल एक्सिस लगाना है, ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में 45 डिग्री है तो l/√2 है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा I AA डैश इज इक्वल टू I x डैश प्लस मास इंटू l/√2 का स्क्वायर विच इज ml²/12 प्लस ml²/2। अभी मेरे पास एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क है। मास कहाँ हाफ हुआ, मास तो m दिया ही हुआ है, हाफ कैसे हो गया। तो पहले इस सर्कुलर डिस्क को कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे एक और सेमी सर्कुलर डिस्क ऐड कर दिया तो सर्कुलर डिस्क कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास दो सेमी सर्कुलर डिस्क हैं। मास इसका कितना हो गया 2m हो गया ना पूरे सर्कुलर डिस्क का। ठीक है, तो मास हो गया 2m। अब ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, तो डिराइव करना पड़ेगा कि समझ जाओगे कि आधा हो जाएगा, है ना। इसके अबाउट कितना था डिस्क का, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका क्या हो जाएगा इन दोनों का, मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय 4 परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो फॉर डिस्क सर्कुलर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश कितना होगा, कितना होगा इसके अबाउट डायमीटर मास इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 4 डायमीटर, है ना।
तो सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना होगा, सिमेट्री लगेगी क्या? क्या मैं कह सकता हूँ ए डैश के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, है ना? सिमेट्री है, दोनों में ये एक्सेस एक जैसा है, दोनों का जो क्या बोलेंगे सेमी सर्कल का, इसको बेस बोल सकते हैं अगर, तो सेमी सर्कल का जो बेस है वही दोनों के लिए एक्सेस है ना, आइडेंटिकल एक्सेस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आधा आधा होगा। हाफ ऑफ जो भी यहां था विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एम मास का डिस्क ही था तुम्हारे पास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे, क्या किया, इसको फोल्ड करके इधर ही डाल दिया, है ना? क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया वो। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हमने उठा के इधर डाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सेस से डिस्टेंस किसी पार्टिकल का चेंज किया ही नहीं है, करेक्ट? इधर से इधर कर देने से डिस्टेंस इसका यहाँ ऐसे ही होगा ना, हर पार्टिकल का डिस्टेंस बराबर रह गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। अब इसका ए तो हो गया, बी सिमिलर ही होगा, होगा क्या सिमिलर? वो भी डायमीटर है तो पूरे डिस्क का उसका भी इतना ही आएगा, और उसका आधा आधा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं? ऊपर वाला डिस्क देखो नीचे वाला डिस्क देखो, दोनों के लिए ये एक्सेस आइडेंटिकल है क्या, है ना? तो आधा आधा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। सी इसका क्या होगा, सी में क्या होगा, अगेन सिमेट्री यूज कर सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट सी सी डैश कितना होगा, पैरेलल एक्सिस बीबी डैश के साथ, तो बीबी डैश का कितना था 2m आर स्क्वायर बाय 4 बीबी डैश के अबाउट प्लस मास इनटू कितना डिस्टेंस आर, मास 2m है डिस्क का, ये ध्यान रखना होगा, तो मास 2m डिस्क का इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि मैं डिस्क के लिए कर रहा हूँ पैरेलल एक्सिस। कितना आता है ये, कुछ आ ही जाएगा, 2m कॉमन ले लो, 5 आर स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। क्या अभी भी मैं कह सकता हूं कि इसके अबाउट इन दोनों का बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का आइडेंटिकल सिमेट्री है अभी भी, तो फिर आधा कर लेते हैं। इसका आधा कर लोगे तो बस m का आधा करना है, बाकी वही रहेगा, 5 mr² बाय 4 हो गया। डी, डी में क्या करना है, हाँ, क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं है, मैं इसका फाइन तो कर सकता हूँ पूरे डिस्क के लिए, प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैं इसका और इसका बराबर नहीं बोल सकता, है ना, इक्वल नहीं बोल सकता, तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर सिमेट्री यूज ही नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डैश से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए ये भी सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा और ये भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। पूरे डिस्क के लिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ, बट पूरे डिस्क में फिर सिमेट्री लगानी पड़ेगी जो लगेगी नहीं,
करेक्ट। तो हाफ डिस्क के लिए मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा और उसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। तो मुझे एक और एक्सिस बीच में से ड्रॉ करना पड़ेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता होगा, है ना। और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का? 4r/3π। तो अब ऑब्वियसली अच्छा वैल्यू नहीं आएगा। तो फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क क्या करोगे? आई ए ए डैश इज इक्वल टू आई सी एम, जो ब्लू वाला है उसके लिए मैं आई सी एम लिख देता हूँ, ब्लू वाले एक्सेस के लिए, प्लस मास। अब मैं क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क ले रहा हूँ मास एम ही लूंगा, और डिस्टेंस कितना है 4r/3π। और उसी तरह से अब सेंटर ऑफ मास ब्लू वाला एक्सेस और ऊपर जो डी डी डैश है उसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ फिर से सेमी सर्कुलर डिस्क है इसलिए m, और डिस्टेंस कितना आएगा r-4r/3π, ऊपर वाला डिस्टेंस। और अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कट जाएगा और कुछ रिलेशन मिल जाएगा अच्छा सा। क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड कर रहे हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो आई डी डी डैश माइनस आई ए ए डैश इज इक्वल टू कितना, यहां से एम आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और क्या आएगा 1-4/3π का स्क्वायर माइनस 4/3π का स्क्वायर। अब ए ए डैश वाला कितना था, किधर लिखा था, पहला ही था ना, mr²/4 था, प्लस यहां भी mr² है, और ब्रैकेट में कुछ कर सकते हैं हम लोग शायद a² - b²। तो a प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ। अब a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा 1 - 8/3π आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, mr² कॉमन 1/4 + 1 5/4 माइनस 8/3π। इसमें से जो कहाँ, कौन सा सी सी डैश, कौन सा क्वेश्चन था वो, सी वाला, इसमें अगर मैं बिना सिमेट्री के सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहता तो भी हो जाता इसके साथ, क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर ही रहा है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए भी तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो डायरेक्टली भी कर सकता था मैं सी वाला इसके साथ पैरेलल एक्सिस। mr²/4 प्लस mr² आ जाता, 5mr²/4 ऐसे भी आया है। एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ बट थोड़ा अच्छा वैल्यू वाला।
एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, सो आइसोसेलेस भी है वो। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। किसके अबाउट फाइंड करना है? ठीक है, ऐसे कैसे करते हो उसके बिना? नहीं, बट mr² by 2 का हाफ क्यों करना है तुम्हें? कंप्लीट डिस्क का कितना होता है? नहीं होता। मतलब क्यों होता है mr² by 2, ये बताओ। वो एक्सेस डिफरेंट था। बट तुम जो कह रहे हो वो वही है। तुम मन में कंप्लीट कर रहे हो, मैंने वहाँ बोर्ड पर कंप्लीट किया, बात एक ही है ना। तुम कह रहे हो जब कंप्लीट डिस्क का हाफ करना है, तो बात तो वही हुई ना। लेकिन कहाँ डेरिवेशन था उसमें? देखो, एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन था, और पहले ही होगा, इसके पहले ही होगा, इधर ही होगा इसका, तो ये इस तरह होगा। तो एक्सेस किधर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब ऐसा एक्सेस हो गया ml²by 2, इसका होगा mr²by 2। इसका कितना होगा? mr²by 4। लेकिन अगर तुम कंप्लीट डिस्क कर देते तो मास हो जाएगा 2m। तो मतलब क्या हुआ? 2m इंटू r²by 4 हो गया। अब वापस आधा कर रहे हैं उसको, तो mr²by 4 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं होगा, लेकिन तुम अपने दिमाग में कर तो वही रहे हो ना, डिस्क का इतना होता है तो आधे का इतना होगा, बात वही है। बस मैं ये डिस्क कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मास डबल हो रहा है उसका, है ना। तो अदरवाइज तुम क्या करोगे गलती, कि मास ये mr²by 4 होता है इसका, तो इसका mr²by 8 हो जाएगा। ये गलती हो सकती है ना। तो सिर्फ इसके लिए दिखाया कि अगर ये कंप्लीट कर रहे हो तुम तो मास 2m हो जाएगा, तो मास 2m लेके करना है और उसके बाद हाफ करना है ना। चलो यहाँ क्या कर सकते हो? पहले फाइंड कर लोगे, ओके। और उसके बाद
बट बराबर क्यों होगा? सीसी डैश का और बीबी डैश का सिमेट्री नहीं रहेगी ना। टीडी डैश का चलेगा, वो तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सिमेट्री नहीं रहेगी बाकी दोनों में। नीचे एक और स्क्वायर कंप्लीट कर लिया हमने। तो ये स्क्वायर हो गया, मास इसका 2m हो जाएगा, दो ट्रायंगल्स मैंने ऐड कर दिए। फॉर स्क्वायर प्लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश कितना होगा? क्या है, डायगोनल ही तो है ना? तो मास इनटू साइड लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। नहीं, स्क्वायर का साइड लेंथ एल होगा ना। तो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, डायगोनल के अबाउट। अब सिमेट्री यूज करते हैं। क्या ये ए डैश जो है उसमें इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा? आना तो चाहिए, है ना? एक जैसा एक्सिस है तो आधा हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 ही हो गया वापस। और बी बी डैश फिर से वैसे ही होगा, उतना ही आएगा। आएगा क्या? क्योंकि वो भी तो एक डायगोनल ही होगा बी बी डैश स्क्वायर के लिए। अब किसका करना है? सी सी डैश का पहले करना है, तो कैसे करें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो लगाओ। कितना आएगा देखो, मुझे लगता है एम एल स्क्वायर बाय 4 आता है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है सी सी डैश का? 4 आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 4 ना। करेक्ट है, वही होना चाहिए। और डी डी डैश का कितना आएगा? उसका तो एम एल स्क्वायर बाय 6 आ जाना चाहिए। नहीं, एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा उसका। किसका? डी डी डैश का कितना आ रहा है? एम एल स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। अब ठीक बैठ रहा है, वो गलत हो गया। तुमने ये वाला ये स्क्वायर लिया ना डी डी डैश के लिए, तो उसका साइड लेंथ एल रूट 2 है। हाँ। हम्म। तो सी सी डैश के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए यूज कर रहा हूँ? सिर्फ ट्रायंगुलर प्लेट के लिए, पूरे स्क्वायर प्लेट के लिए नहीं। और ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा, सेंट्रॉइड उसका, है ना? तो मुझे
ए और सी को डायरेक्टली रिलेट करने की आजादी नहीं है, मैं ए से इसको रिलेट करूंगा, सी से इसको रिलेट करूंगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सी सी डैश के लिए क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस कितना मास, क्योंकि मैं ट्रायंगुलर प्लेट के लिए कर रहा हूं, एम इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एल है तो ये एल बाई रूट टू होगा और उसका 2/3 होगा ये, है ना, 2/3 ही होगा ना ऊपर, तो कितना हो गया 2/3 ऑफ एल बाई रूट टू, 2/3 रूट 2, तो 2l/3 रूट 2 का स्क्वायर। और नीचे अगर देखें इसको रिलेट करें इनसे तो क्या आएगा, आई ए ए डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस नीचे का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, इसका आधा होगा तो l/3 रूट 2। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा गिवन था, ये गिवन था, ये फाइंड करना था, तो 1 - 2, तो आई सी सी डैश माइनस आई ए ए डैश इज इक्वल टू, इधर से कितना होगा ml² कॉमन और 4/18 माइनस 1/18, है ना, तो 3/18 हो गया, 3/18 मतलब 1/6 हो गया। तो आई सी सी डैश इज नाउ कितना, आई ए ए डैश जो मैंने फाइंड किया था पहले, यही था ना, नाम ही नहीं लिखा एक्सेस का, फर्स्ट वही है, तो ml² / 12 प्लस ml² / 6 विच इज इक्वल टू कितना, ml² / 4। अब डी में पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दो, डी में परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दो, आई डी डी डैश इज इक्वल टू आई बी बी डैश प्लस आई सी सी डैश। आई बी बी डैश कितना था, ml² / 12 प्लस ml² / 4 is ml² / 3। अब ये सब हटाते हैं, अब इंटीग्रेशन करते हैं वापस, तो इसमें पैरेलल एक्सिस भी लगेगा और इंटीग्रेशन भी लगेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट मान लो, इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर, सॉरी इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू प्लेन एक एक्सिस है और एक और एक्सिस मैं यहां ले रहा हूं सेंट्रॉइड से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन। सी सी डैश थ्रू सेंटर ऑफ मास है, मतलब सेंट्रॉइड है। पहले ए ए डैश करो, वर्टेक्स से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। रॉड्स ले लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगेगा और इंटीग्रेट भी होगा। एक रॉड ले लेते हैं पहले हम, यहाँ पर मैं इसके अबाउट फाइंड कर रहा हूँ, तो एक रॉड ले लिया मैंने ऐसा, यहाँ से डिस्टेंस y हो गया और ये dy हो गया विड्थ, लेंथ कितना होगा, ये 30 डिग्री होता है, ये किया है हमने पहले एक बार और डिराइव, है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा y tan 30 डिग्री, टोटल लेंथ हो जाएगा 2y tan 30 डिग्री।
इसका मास ले लिया हमने, dm इज इक्वल टू मास, टोटल मास था m, टोटल एरिया होगा √3L²/4 इंटू मास अपॉन एरिया इंटू इसका एरिया कितना, तो लेंथ होगा 2y/√3, है ना, y tan 30 डिग्री मतलब y/√3 और इंटू 2 और dy, तो ये आ जाता है टोटल कितना 8m/3L²/y dy, करेक्ट है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एक तो रॉड का अपना हो जाएगा dm इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय 12 प्लस ये जो हमने फाइंड किया है, ये तो रॉड के मिड पॉइंट से ऐसा एक्सिस लेके फाइंड किया ना, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, लेकिन मुझे फाइंड इसके अबाउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस किसके लिए कर रहे हो, रॉड के लिए कर रहे हो, तो मास dm लेना पड़ेगा इंटू क्या करना पड़ेगा y², ठीक है, तो प्लस मास dm लेना पड़ेगा क्योंकि एक रॉड के लिए कर रहा हूं मैं और डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस y है। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो MOI ऑफ प्लेट कितना होगा, अब इसमें dm पुट करना पड़ेगा ये वाला, तो 8m/3L² इंटू यहाँ से क्या क्या आएगा 4/3 4/36 1/9 आ जाएगा, और y² इधर भी है और इसमें भी y था तो y³ dy, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू √3L/2, y टोटल √3L/2 होगा, प्लस इसमें क्या होगा, तो 8m/3L² और सिर्फ y है, y² है तो y³ हो जाएगा, इसमें भी सेम इंटीग्रल का लिमिट, तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 8m/3L² और 5/9 नहीं कितना हो जाएगा 10/9 और आ जाएगा, तो 8m/3L² इंटू 10/9 और आ जाएगा और इंटू इसका इंटीग्रल कितना आएगा y⁴/4, जिसमें से इसका पावर 4 करोगे तो कितना होगा 9L⁴ अपॉन 16 और 4 और एक्स्ट्रा तो 64 हो गया, तो 9L⁴/64, अब देख लो कितना आता है, पता नहीं क्या क्या आएगा, तो 5/12 आ रहा है, तो ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट वो तो ठीक है, उसमें तो मेहनत नहीं है ज़्यादा, वो पैरेलल एक्सिस से हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, पैरेलल एक्सिस लगा दें क्योंकि ये दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, सेंट्रॉइड से जा रहा है, दोनों पैरेलल हैं ही, तो IAA डैश वो क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास ICC डैश रहेगा, प्लस अब पूरे प्लेट के लिए लिख रहे हैं तो मास m रहेगा इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस L/√3, है ना, तो L/√3 का स्क्वायर, ये कितना है, अभी तो फाइंड किया था 5, नहीं ये फाइंड करना है, तो ICC डैश फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, मतलब 5mL²/12 माइनस mL²/3 इज इक्वल टू कितना mL²/12, तो जो ट्रायंगुलर प्लेट है इसका हमने मीडियन के अबाउट पहले फाइंड किया था, mL²/24 आया था, अभी हमने इसके अबाउट फाइंड कर लिया, mL²/12 आया, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, अब तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा, mL²/24 उसका भी आएगा। चलो आज फिर लेट हो गया, तो अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा और करते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा और बचा है अभी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक।
इसको बंद करना पड़ेगा।